व्हाई टू पाल्पेट रेडियल आर्टरी, क्यों रेडियल आर्टरी पर ही पाल्पेट करना है? बोलिए सर, देर आर मेनी वो पॉइंट्स। इजीली एक्सेसिबल है, सहज उपलब्ध है, तो वहीं सहज पे उपलब्ध है। ज्यादा। चलिए इसको रिवाइज करते हैं, इस पर भी हम लोग ज्यादा टाइम नहीं ये करेंगे क्योंकि आगे भी हमें बढ़ना है। ये सहज उपलब्ध है, सभी नाड़ियों की अपेक्षा में ये अधिक, और इसके ऊपर मांस वसा त्वचा इन सभी का आवरण अत्यंत पतला है। सो इट्स इजीली अवेलेबल, इजीली पाल्पेबल, बिना संकोच के कर सकते हैं, कोई झंझट नहीं है। यहाँ अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छता रहती है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई चलो कुछ मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ कंफर्टेबल नहीं है, नथिंग लाइक दैट। यहाँ वस्त्र का भी कुछ विशेष प्रावरण नहीं होता। हम जैसे मैंने बताया महिलाओं के लिए सुविधाजनक है, बस अगर वॉच पहनते हैं तो वो वॉच निकाल देना है, अगर कुछ इसमें कंकन वगैरह होता है तो उसको भी हम लोग हटा देकर बड़ी सरलता से आराम से ठीक ठीक स्पर्श करके हम इसके द्वारा 3 अंगुलियों से नाड़ी परीक्षा करते हैं। नाड़ी परीक्षा का मुख्य आधार वही होता है कि त्रिदोष जो है उनमें तीनों अंगुलियों में एक एक से देखा जाता है, और बिना तीनों अंगुलियों के हम तीनों दोषों का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं। इसीलिए तीनों अंगुली से परीक्षण के लिए यही मुख्य स्थान है, और इसीलिए इस स्थान की ही अपेक्षाकृत अधिक परीक्षा की जाती है। इसका एक और कारण है, एक सिंपल सा लॉजिक हमारे पास है, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान। हस्तरेखा विज्ञान में किसको क्या महत्वपूर्ण बातें होती है, किसको महत्व दिया है बताइए? हस्तरेखा विज्ञान में हमारा हाथ देखा जाता है, हाथों की लकीरों को देखा जाता है मुख्य रूप से। हस्तरेखा विज्ञान में या सामुद्रिक शास्त्र में भी हाथ की रेखाओं को देखकर सारी बातों का वहां पे बता देते हैं ना, हाथों की रेखा देखकर ये भाग्य रेखा है, ये रेखा वो है वो है, ऐसे बोलते थे ना। तो ये भी एक इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा हाथ ये हमारे भूत भविष्य वर्तमान काल से जुड़ा है, और इसी के आधार पर हमारे आयुर्वेद के आचार्य भी यही मानते हैं कि हमारा समस्त जीवन, हमारे दोष, हमारा सुख दुख, ये सारा इससे जुड़ा है। यानी हाथ का संबंध शरीर और मन से सबसे ज्यादा है। एंड सो इसीलिए हम मतलब इसके ऊपर गंभीर चर्चा, गंभीर अध्ययन होकर यहाँ ये निष्कर्ष आया है, इन सभी बातों का विवेचन करके, कि शरीर में भले ही बहुत सारी नाड़ियों की सुविधा है, फिर भी हम केवल इस सभी बातों के आधार पर हाथ की ही नाड़ी परीक्षा करेंगे, जहां तीनों अंगुलियों से परीक्षण करना संभव है। अभी मैंने कल भी आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया था, मैंने खुद को आपको भी करने को भी बताया था कि कैरोटिड आर्टरी। बट आप क्या जानते हैं, कैरोटिड आर्टरी का परीक्षण जो है 2 अंगुलियों से करना कुछ आचार्य बताते हैं। सो इज इट पॉसिबल कि 2 अंगुलियों से तीनों दोषों का ज्ञान हो? नहीं होगा ना, नहीं। नॉट पॉसिबल। तो कैसे करेंगे हम लोग फिर कैरोटिड आर्टरी का परीक्षण? क्योंकि हमारा साइंस ही इसी बेस पर है ना, कि 3 दोष 3 अंगुलियां। तो क्यों हम लोग उस झंझट में जाए, कहा क्यों, क्या जरूरत है? तो मैं आगे जैसे अलग अलग पॉइंट्स पॉइंट्स और उससे अभी अभी तक हम लोग इसी भ्रम में थे कि तीनों अंगुलियों से परीक्षण करना है। बट हमारे शास्त्र में जो ये सारे अलग अलग पॉइंट्स बताए हैं, हमारा पूरा शरीर 72,000 करोड़, 72 करोड़, 3.5 लाख, अलग अलग संख्या अलग अलग रेफरेंस में आपको मिल जाएगी। समस्त शरीर ये नाड़ीमय है, ऐसी कल्पना की है। आप कहीं पर भी जाइए और सारी जगह पर आपको नाड़ी मिलेगी, फिर आप इसको धमनी बोले, आप इसको सीरा बोले, जो भी कहना है करे कहे। 72,000 करोड़ नाड़ियां, सुना था आपने हर्ष जी? पता है आपको? नहीं, इतना तो नहीं सुना है। प्रेमलता जी, आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? 72,000 करोड़, इज इट मतलब आप कोई एक्सेप्टेड है? नहीं मैडम, नहीं सुना। ये 72,000 करोड़ का मैंने नंबर सुना हुआ है कि ये नाभि से आपकी जो नाड़ियां जाती हैं। हम्म क्योंकि एक मैं आयुर्वेद में एक फॉलो करता हूँ आचार्य जी को। वो हम्म कहते हैं नहाने से पहले आप पानी को हाथ में भर के और हम्म अपनी नाभि पर रखिए, तो आपका जो है नहाने से पहले ठंडे पानी से, क्योंकि ये सर्दी में पूरा एक्चुअली दिल्ली में रहता हूँ, काफी ठंड होती है, और हम्म पूरा ठंडा पानी से नहा पाया, क्योंकि मैं वो पानी उनके हिसाब से 2-3 मिनट या 4 मिनट तक मैं नाभि पे ही डालता हूँ, हम्म नीचे रख के। तो उसके बाद मेरे को जो पानी फ्रेश आ रहा होता है वो गर्म लगता है।
और मैं आराम से नहा सकता हूँ उससे। अच्छा, तो 72,000 मैंने उस रेफरेंस में नाभि से जो कनेक्शन है उसका सुना हुआ है उसके बारे में। इसका इसका रेफरेंस योग शास्त्र में आया है। ये 72,72,10,201 नाड़ियां है। बिल्कुल। हाँ, तो ये अपने ज्ञान की परी की बात है कि अपन अपने सिक्स सेंस जिसका विकसित है पूरा, तो वही इनको। यस, यस, बिल्कुल सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये क्लियर और कंफर्म हो गया कि रेडियल आर्टरी पर ही क्यों देखना है। इज देयर एनी डाउट? आपके पहले के नॉलेज से और इम्प्रूवमेंट हो गई इसमें। जी चलिए, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अभी मैं दूसरा यहाँ पे स्थान बताती हूँ। पैर में जो अंतर्गुल्फ की नाड़ी है ना, पोस्टीरियर टिबियल कहते हैं इसको। कुछ अंगुलियां, मतलब कुछ आचार्य इसमें बताते हैं कि तीनों अंगुलियों से, और कुछ आचार्य बताते हैं कि दो ही अंगुलियों से इसमें परीक्षण करें। तो कुछ ऐसे माना जाता है कि दो अंगुली से ही ये सरलता से अवेलेबल होता है। तो कुछ बताते कि नहीं, ये ठीक नहीं है, तो हमें तीनों अंगुलियों को रखना चाहिए। और फिर इस प्रकार से ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है इमेज में, ये पैर का पोर्शन पोस्टीरियर टिबियल दिख रहा है, यहाँ पे बांध हाँ दिया हाँ। हुआ है इमेज में। तो यहाँ पर भी एक नाड़ी का स्थान है, बट जैसे इस पे भी आप दो अंगुलियों से नाड़ी देखे। तीसरा नाड़ी परीक्षा का स्थान आचार्य बताते हैं कंठमूल, कॉमन कैरोटीड आर्टरी। मैंने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात भी आपको बताना चाहूंगी कि कंठमूल नाड़ी जो है, अभी अभी हमने इसके ऊपर कल से डिस्कशन किया कि इट इज नॉट पॉसिबल, और हर्ष जी ने बताया कि ये दबा देंगे तो पेशेंट को कुछ अलग लगेगा एंड ऑल थिंग। पर बिल्कुल ये भी इसमें मतलब बहुत ही इसका हमें मानना भी चाहिए ये। बट जैसे देखा जाता है ना कि ज्वर, हृदय की बीमारियां, फुफ्फुस की बीमारियां, इन सभी का ज्यादा परिणाम इन सभी पर स्थानों पर भी होता है। और इसीलिए हमारे जो भाव भावनाएं हैं, हमारे जो क्रोध, शोक, सारे ये मन के भाव है, इन सभी का परिणाम भी हमारे सारे ऑर्गन्स पर दिखाई देता है। और इसीलिए इन सभी के समय पर हमारी नाड़ियों में भी बदलाव होता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो कैरोटीड आर्टरी है, ये भय, शोक, क्रोध, ज्वर, तृष्णा, श्रम, इन सभी के समय पे बहुत तीव्रता से दिखती है। तो ये दूध का दूध एंड पानी का पानी, ये देखिए इस पिक्चर में आप आराम से दिख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे इनकी कैरोटीड आर्टरी क्रोध में, एंगर में, और इन सभी कंडीशन में कैसी ये प्रोमिनेंट दिख रही है। आर यू गेटिंग प्रेमलता जी? स्पष्ट, स्पष्ट दिख रही है? हाँ हाँ जी, हाँ जी। यस। तो ये मतलब जो लिखा है बिल्कुल देखिए, भय, क्रोध, शोक, इन सभी में जो कंठस्थ ये नाड़ी है, ये मुख्य रूप से हमें स्पर्शित होती है, मुख्य रूप से प्रोमिनेंसी हमें दिखाई देने लगती है। चौथी नाड़ी जो है नासामूल की नाड़ी, एक्सटर्नल कैरोटीड, जो इसमें हमने अभी अभी यहाँ पर देखिए, ये भी एक बहुत अच्छे से जीवन मरण, कामना, कंठ रोग, शीर की पीड़ाएं, वात रोगों के समय पे ये भी हमें बहुत अच्छे से तो ये चौथा स्थान है नासा मूल की नाड़ी। पांचवा स्थान है आंख की नाड़ी, बट ये थोड़ा सा मतलब पॉसिबल नहीं है, अस्पष्ट होती है नाड़ी, तो हम इस पर नहीं कुछ ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है कर्णमूल की नाड़ी, कान के यहाँ पर छठवां स्थान बताया है। एंड पोस्टीरियर आर्टिकुलर ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटीड आर्टरी, इसी की ब्रांच है ये। यहाँ एक अंगुली से स्पर्श करना है। तो देखिए ये एक अंगुली से स्पर्श करना पॉसिबल है। देखिए हमारे गोरख सर इसको बता रहे हैं, बिल्कुल कर्णमूल की नाड़ी ये कान के नीचे और पीछे की दिशा में स्थित है। यस, कान के नीचे पीछे की दिशा में यहाँ पर इसको देखना है। बट ये एक अंगुली से देखना है। बट एक अंगुली से रखेंगे तो दोषों का ध्यान तो होगा नहीं, तो ये भी नाड़ी हम रेगुलरली इसमें भी परीक्षण नहीं कर सकते। तो देखिए हम कैसे अपने
हमारे शास्त्र में जो बताया है उसको प्रूव कर रहे हैं कि रेडियल आर्टरी इज द बेस्ट वन। उसके बिना हमारा पास ऑप्शन नहीं है, तो उसको ही हम ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं। बाकी सारे स्थान हैं, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए जरूर। नेक्स्ट बताई गई है, शास्त्रों में बताई गई है, बट परफेक्टली मैंने भी आज तक कभी इसका अनुभव नहीं किया। जिह्वा की नाड़ी, जिह्वा की नाड़ी 7वां स्थान है, बट अभी तक इसके ऊपर कोई ज्यादा लिटरेचर नहीं मिला है। पोस्टीरियर टिबियल हो गया। अभी एक और है ब्रैकियल नाड़ी, यहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं, ये ब्रैकियल इस प्रकार से। बट ये भी आज तक मतलब इसका भी ज्यादा प्रचलन नहीं है, या इसको भी ज्यादा हमने कभी यूज करके देखा नहीं है, या ये भी ज्यादा प्रचलन में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा किस प्रकार से ये स्फुरन बनता है, किस प्रकार से इसकी परीक्षा की जाए, इसमें रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या है, वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हुए आज हम एक्चुअल नाड़ी परीक्षा को आरंभ करने वाले हैं। इसमें एक विचार ये प्रकट किया गया है, जैसे मैंने आज इसको टाइटल के रूप में दिया है। ये देखिए, ये थोड़ा सा रिवीजन, कल तक हमने इसको देखा था किस प्रकार से ये सारा इसके पर्याय, और ये हम लोगों ने पूरा अच्छे से पढ़ लिया था। आगे बढ़ते हैं। रेडियल आर्टरी के बारे में हो गया, कंफर्मेशन कि रेडियल आर्टरी को क्यों यूज करना है, दीज आर अदर पॉइंट्स, ये सारे हैं। इसमें से जो भी फिजिबल है इसका परीक्षण हम लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये भी हमने थोड़ा सा इसको भी देख लिया था कि कैसे रेडियल आर्टरी मोस्ट प्रोमिनेंट है, इन्वेजिव है, एंड वी कैन पाल्पेट इट वेरी इजीली। ओके, आगे है मेरा आज का टॉपिक है स्त्रियों में वाम नाड़ी का परीक्षण क्यों करें, और पुरुषों में दक्षिण नाड़ी का, राइट हैंड। कुछ आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगे हमारे वैद्य लोग, शुभ्रा जी, बाकी सभी लोग, मंदाकिनी जी, प्रेमलता जी, बताइए। केमिस्ट्री में भी तो आदमी का दायां हाथ और नॉर्मली फीमेल लेडीज का लेफ्ट हैंड देखा जाता है। किसमें सर, किसमें? केमिस्ट्री में या हस्तरेखा उसमें अच्छा, भी, हस्तरेखा विज्ञान में। ओके ओके। उसमें भी तो वही हाथ देखते हैं ना, आदमियों का दायां और स्त्रियों का बायां। हाँ सर, कुछ प्रकाश डालेंगे क्यों देखना है? ये मुझे नहीं मालूम, इतना पता है कि देखते हैं ऐसे। हाँ नहीं, हम लोग वही डिस्कशन कर टेक्निकल रहे उसका रीजन क्या है वो आप हमें बताएंगे अभी थोड़ा हैं। सा Yes. तो। नटेश्वर रूप है तो उसमें शिव जी दाहिनी तरफ है और माँ पार्वती बाई तरफ है, तो इसका ये कारण हो सकता है। अच्छा शिवा, अच्छा ओके, ये भी एक कारण है, शिवांगी और वामांगी, ये भी एक कल्पना की है। ओके सर, और कुछ प्रेमलता जी, मंदाकिनी जी? बिल्कुल सर ने अच्छा बताया, वो भी एक कारण हो सकता है, बिल्कुल। सर एक्चुअली आप हम थोड़ा सा मतलब अगर बात को मानेंगे कि हम मॉडर्न युग के हैं, और आज के मॉडर्न युग में हम इतना साइंस एंड ऑल मतलब है, और हम लोग ऐसे इस मिथक को लेकर बैठ जाए कि नहीं, अभी स्त्री आई है तो मैं इसका केवल बाया हाथ ही देखूंगा, मैं इसके दाहिने हाथ की परीक्षा नहीं करूंगा। तो ये पॉसिबल है? इज इट फिजिबल, इट इज एडवाइसेबल, क्या नहीं? ठीक है, जो भी है। अभी एक इसमें एक भी लॉजिक बताती हूँ मैं। मोस्टली हम लेफ्ट हैंड का ही उपयोग करते हैं फॉर इंजेक्शन, आईवी लगाना, जो भी करना है। बेचारा दाया हाथ हमेशा से उस पर पहले से ही ये होता आ रहा है कि चलो कंसिडरेबल है कि दाया हाथ को ही हम लोगों को करना है, तो उस समय भी हम लोग राइट हैंड का यूज नहीं करते। कभी ये देखा है राइट हैंड को इंजेक्शन दिया तो कुछ प्रॉब्लम हुआ है, या राइट हैंडेड से आईवी लगाया तो प्रॉब्लम हुआ है? नहीं, आई डोंट थिंक कुछ हुआ है। देखा है आपने किसी ने? ये आईवी वालों तो नॉर्मली देखते हैं कि जिधर नब्ज आसानी से मिल जाए। बस वही वही, बिल्कुल। तो इसमें भी वही बात है कि आसानी, सहजता, सरलता, और इसके 3-4 कारण बताए गए हैं। जैसे अभी सर ने एक कारण बताया, शिव पार्वती की कल्पना कर कर और स्त्रियों को वामांगी नाम दिया है। दूसरा कारण इसका बताती हूँ मैं, प्राचीन समय से स्त्रियों को थोड़ा सा दुय्यम दर्जा दिया है, आज भी है, प्राचीन समय से नहीं, आज भी स्त्रियों को इतना ज्यादा समाज मान्यता नहीं है, और भी मतलब कई सारे प्रॉब्लम्स है स्त्रियों महिलाओं को लेकर, इश्यूज है सोसाइटी में, कल्चरल एंड सारी बातों को लेकर भी, नॉलेज को लेकर भी कई सारे इसमें ये भी है। तो कई हमेशा से स्त्रियों को एक दूसरा दर्जा मिला,
और हमारे दोनों हाथों की बात करेंगे तो हम हमेशा राइट हैंड को ज्यादा पसंद करते हैं और लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा मतलब काम कमजोर समझते हैं। तो इसी प्रकार से ये एक परंपरा से चला आया कि भाई कुछ तो डिवाइडेशन होना चाहिए, स्त्री और पुरुष में भेद होना चाहिए। तो कैसे भेद करेंगे? तो स्त्रियों का दर्जा कम है तो चलो इसकी बाई साइड देख लेते हैं, और पुरुषों को थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है तो इसको राइट साइड को देख लेते हैं। ये भी एक कुछ है क्या? नहीं, ये भी कम या इसको ज्यादा तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हाँ। जनरली हम जब ब्राह्मण जी के किसी हस्तरेखा के पास जाते हैं, पंडित जी के पास, तो वो यदि मान लो मैं जाता हूँ उनको और कहता हूँ कि मेरा हाथ देखिए, तो वो हाँ। मेरा दायां हाथ देखेंगे। और हाँ। यदि मैं कहूँ कि मेरी पत्नी के बारे में कुछ बताइए, और मान लो मेरी पत्नी साथ में मेरे नहीं गई है, तो मेरे बाएं हाथ को देख करके मेरी पत्नी का जो है बताते हैं। हम्म। अच्छा, तो पत्नी ना होते हुए भी वो बता देते हैं आपकी पत्नी के बारे में? हाँ, वो मेरा बायां हाथ देख के पत्नी का बता देते हैं। तो इस तरह से मुझे नहीं मालूम ये क्या है, इसमें सच्चाई है या क्या है, परंतु वो इसको ऐसा चलता है कि बाएं हाथ से देख के वो पत्नी के बारे में भी बता सकते हैं। ये सर बिल्कुल। तो वो जो आप बता रहे हैं ना, ये उसको दूत नाड़ी कहते हैं। ये जो आप बोल रहे हैं ना, मैं आगे पढ़ाऊंगी इसको कि एक नाड़ी मतलब दूत नाड़ी में वही होता है कि जो भी दूत आता है, जो भी अभी देखिए पे इसका एक सिंपल सा अर्थ है दूत, यानी जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स में भी ये होता है ना, इस प्रकार से वही दूत है। पेशेंट घर पर है, पेशेंट आ नहीं सकता है ये तो जो इसका स्क्रीन चेंज हो गया है, स्त्री रुग्ण क्लिनिक परिचर्चा लाइव आ रहा है ये। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने ये कर दिया है। व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही थी मैं आपको, हाँ, पढ़ाना वाइट चाहती थी बोर्ड। बोर्ड पर हाँ, लिखकर, ओके। इसलिए मैंने ये शेयर किया है। सो देखिए, इसमें वो आपने दूत नाड़ी की बात निकाली, तो दूत मतलब क्या है? अगर पेशेंट घर पे है, शैया पर है, वो नहीं आ सकता है, तो उसका कोई क्लोज रिलेटिव, कोई भी पति पत्नी हो या माँ बाप हो, बहन हो, भाई हो, वो जाता है वैद्य के पास। वो जाकर बता देता है हाल रुग्ण के, और जो वैद्य है वो उसकी नाड़ी देखकर घर में जो पेशेंट है उसके नाड़ी के बारे में जान लेता है और मेडिसिन बता देता है और पूछता है। ये जो होता है, इट इज अ दूत नाड़ी। तो यहाँ अगर इस प्रकार से कोई बताता है तो आई थिंक बहुत ही एडमायरेबल है। इस प्रकार से एक्चुअली बहुत कम लोग होते हैं जो दूत नाड़ी को समझ पाते। आपने किसी ने कभी अनुभव किया है ऐसे, गोरख सर, प्रेमलता जी? नहीं नहीं। आजकल तो वैसे नाड़ी देखने वाले भी बहुत कम मिलते हैं, हाँ सर, जो इसको भी नाड़ी हम देख एक के दिन आपको बता दें। जरूर विचार करेंगे इसके ऊपर भी। तो हम लोग बात कर रहे थे, मैंने दूसरा पॉइंट बता दिया है। तीसरा पॉइंट है कूर्म की रचना। हमारे यहाँ पे जो एब्डोमिन है, लीवर एंड स्प्लीन, इन लीवर एंड स्प्लीन के साथ एक कूर्म करके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, इसकी कल्पना की गई है। और स्त्रियों में और पुरुषों में इसका विशिष्ट स्थान बताया है, अधोमुखी एंड ऊर्ध्वमुखी। और इसके चलते उन्होंने कल्पना की है कि स्त्रियों में इस प्रकार से कूर्म की स्थिति ऊर्ध्व है, पुरुषों में अधो है, तो उसके राइट साइड एंड उसके लेफ्ट साइड, ये कारण बताकर उन्होंने उसको बाएं हाथ से स्त्रियों का परीक्षण करे और दाएं हाथ से पुरुषों का करे। ये तीसरा कारण है। ठीक है। चौथा कारण, चौथा कारण ये है, शास्त्रों में लिखा है कि अगर हम शरीर रचनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो देर इज नो डिफरेंस एट ऑल। अगर आप डिसेक्शन करके देखेंगे फीमेल बॉडी और मेल बॉडी, तो एनाटॉमिकली नाड़ियों को देखकर तो कोई फर्क नहीं है, ना दोष की स्थिति में फर्क है, कुछ भी फर्क नहीं है। बट ये लिखा हुआ है ग्रंथों में कि स्त्रियों के दाएं हाथ की, दाएं जो भी बाजू है वो थोड़ी सी स्ट्रांग, या ऐसे माना जाता है कि दाएं हाथ की नाड़ी स्पष्ट प्रकाशित होती है, और पुरुषों में वही जो है दाएं हाथ की पुरुषों में, और स्त्रियों में बाएं हाथ की नाड़ी अधिक प्रकाशित होती है। राइट पुरुषों में एंड लेफ्ट स्त्रियों में ज्यादा स्पष्ट देखी जा सकती है। तो एक सिंपल सा लॉजिक है जो हमें आसानी से समझ में आएगा, उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। और स्त्रियों में बाएं हाथ की नाड़ी में आसानी से दोषों का ज्ञान होता है, और वही ज्ञान पुरुषों में राइट साइड से होता है। इसीलिए राइट साइड ये पुरुषों के लिए मानी गई है, और जो बाकी वाम बाजू है वो स्त्रियों के लिए मानी गई है। इसका और एक पांचवा आधार बताती हूँ मैं। देखिए मैंने कितने सारे कारण ढूंढ निकाले। पांचवा आधार ये बताया जा सकता है, हमारे जो विधियां है उसमें कुसंवन विधि एक बताई गई। इट इज आउट ऑफ द अवर सिलेबस। हमारे नाड़ी से बहुत अलग है कुसंवन।
कुसंवन ये एक उत्तम संतान प्राप्ति का उपाय बताया है आयुर्वेद में। और इसके लिए जो भी प्रक्रिया की जाती है, नस्सी किया जाता है या जो भी दवाइयां डाली जाती है, तो उसमें भी ऐसे बताया गया है, ऐसे विधान किया गया है कि जिनको पुत्र की प्राप्ति करनी है वो सारी बातें, मतलब संबंध से लेकर, पति पत्नी के संबंध से लेकर सारी बातें करेंगे राइट साइड से। यानी वहां पे अगर किसी दाम्पत्य को पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो वहां पे ये सुझाव दिया गया है कि आप राइट साइड के बाजू का उपयोग करें, राइट साइड से ही सारी बातें जो है, चीजें जो है महिला करे। यहाँ तक कि वो शैया पर चढ़ने के लिए भी राइट साइड के पैरों का प्रयोग करेंगे। फिर नेजल कैविटी, राइट साइड के नेजल कैविटी में वो जो भी दवाई है, वटांकुर का रस से जो भी मेडिसिन डालेंगे। अगर पुत्री चाहिए यानी फीमेल बेबी चाहिए तो वहां पे फिर वो वाम बाजू का प्रयोग बताते हैं। तो ये भी एक कारण है क्या कि महिलाओं को हमेशा से बाएं बाजू में देखकर पूजा में भी, हाँ एक और भी मैं बताती हूँ, हिंदू संस्कृति में हमेशा से शुभ कर्मों में पति के वाम अंग की तरफ ही पत्नी को बिठाया जाता है। और ये इसीलिए भी सभ्यता संस्कृति के आधार पर स्त्रियों की बाएं हाथ की नाड़ी देखे ऐसे बताया। आचार्य हरित इसमें बताते हैं कि अभी सर ने जो बताया, दक्षिणांश शिव और वामांश शक्ति का स्वरूप मानकर पुरुष में दक्षिण और स्त्री में वाम हस्त की नाड़ी की परीक्षा करें। तो देखिए इतने सारे लॉजिक्स इसकी तरफ बताते हैं। एंड बट जो भी है कारण, जो भी सारे बताए गए हैं, केवल सभ्यता संस्कृति व्यवहार बोलचाल के आधार पर दक्षिण व वाम हस्त की नाड़ी देखने का रिवाज पहले से प्रचलित है। तो हम भला क्यों इसको तोड़े, हम भी तो उसी के आधार पर चलेंगे। और इसीलिए आगे फिर एक उसका मतलब ये बैठ गया कि नहीं, चलो स्त्रियां है तो वाम हस्त की देखे और पुरुष है तो इस प्रकार से देखे। और इस प्रकार से फिर जैसे ये बात दक्षिण कर में ज्यादा स्पष्ट होती है वाम कर से, तो धीरे धीरे फिर इसी क्रम पर इस प्रकार से महिलाओं में वाम एंड पुरुषों में दक्षिण स्थिति, दक्षिण हाथ की नाड़ी देखने का प्रचलन चलता आ रहा है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर हाँ, मैं ये आपको सलाह जरूर दूंगी कि हम सभी लोग दोनों हाथों की नाड़ी का परीक्षण करेंगे। आपको अधिक मतलब एक्सलेंस चाहिए नाड़ी वैद्य के रूप में, तो आप स्त्रियों का वाम हस्त का अभ्यास करिए और उसी स्त्री का आप दक्षिण हस्त का भी परीक्षण करके देखिए खुद से। मैं तो मतलब मेरा यूजुअली पैटर्न वही रहता है कि हम दोनों हाथों की नाड़ियों को देखते हैं, दोनों हाथों की नाड़ी का परीक्षण करेंगे, राइट एंड लेफ्ट। आप मॉडर्न पल्स एग्जामिनेशन को भी पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी वही बात बताई है कि केवल एक नाड़ी परीक्षा कर नहीं चलना है, आपको दोनों हाथों की नाड़ी करना है। अगर सूक्ष्मता से अभ्यास करना है, अभी हम आगे में अभी मंडे से हम फर्स्ट लेवल स्टार्ट करेंगे, तो आपको हर एक लेवल को डिफरेंशिएट करना है। तो मुझे लगता है कि इट्स बेटर टू गो विद द बोथ साइड्स, दोनों हाथों का परीक्षण करें, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार करना चाहते हैं। आधा घंटा ले, जैसे मैंने पहले सत्र में बताया था कि नाड़ी वैद्य कितनी ज्यादा फीस लेते हैं, एक एक घंटा, दो दो घंटा अभ्यास करते हैं। नियम बताए गए, वैद्य के लिए नियम है, रुग्ण के लिए नियम है, उन नियमों को भी हम लोग साधारण रूप से पढ़ लेते हैं कि क्या नियम बताए गए हैं, क्या नियम बताए गए हैं, क्या नियम को फॉलो। अभी ये क्लियर हो गया, स्थान क्लियर हो गया, बाकी के पल्स पॉइंट्स क्लियर हो गए, उसमें से रेडियल आर्टरी पर ही क्यों करना ये क्लियर हो गया। इज देयर एनी डाउट, कुछ डाउट है इसमें, कुछ डाउट होता तो होगा तो बताइए प्लीज, क्योंकि हम लोग आगे जाएंगे तो फिर अंगुष्ठ मूल को क्यों माना है ये नहीं हमें ये होना चाहिए। और हमने जीव नाड़ी जीव साक्षिणी की प्रमुखता के बारे में भी देखा, नाड़ी ज्ञान के आधार को भी देखा कि नाड़ी का ज्ञान कैसे किया जा सकता है, नाड़ी परीक्षा के आधार को भी हमने देखा, नाड़ी के स्थान की निश्चिति की, स्फुरन कैसे बनते हैं वो भी हमने देखा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इज देयर एनी डाउट, कुछ डाउट हो तो बताइए, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। नो डाउट मैडम, आगे बढ़िए। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अभी मैं थोड़ा सा नियम बता दूं, या मुझे लगता है इसका भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। नियम तो बताए गए हैं, वैद्य के लिए नियम, चिकित्सक के लिए नियम, रोगी के लिए मलमूत्र विसर्जन का थोड़ा सा जनरल बता देती हूँ फास्ट में, उसमें ज्यादा
इंटरेस्ट नहीं है। रोगी के लिए नियम बता देती हूँ। मलमूत्र विसर्जन के बाद सुखासन में बैठाकर निद्रा में सोए हुए नाड़ी की परीक्षा नहीं करनी है। भूख प्यास से पीड़ित हो, परीक्षा नहीं करे। तत्काल भोजन के बाद ना करे। सीधे धूप से आया हो तो ना करे। मद्यपान किया है तो ना करे। अपस्मार के वेग के समय ना करे। काम क्रोध शोक भय से पीड़ित हो तो ना करे। खड़े हुए रोगी की नाड़ी की परीक्षा ना करे। तो ये थोड़े से सिंपल से नियम है। अभी यही नियम फॉलो करना है वैद्य को भी। तो वैद्य को भी अभी उचित समय है जो प्रातःकाल का समय है। चिकित्सक को भी स्थिर चित्त होकर तन्मयता से नाड़ी का परीक्षण करना है। शारीरिक विकारों से चिकित्सक को भी पीड़ा रहित होना चाहिए। मतलब खुद वैद्य भी रोग रहित हो, मानसिक स्वस्थ हो। नहीं तो वैद्य ही मानसिक रूप से अगर कमजोर होगा तो नाड़ी का परीक्षण ठीक से नहीं करेगा। वैद्य प्रसन्न होना चाहिए, स्थिर चित्त होना चाहिए, उसने भी बैठकर करना चाहिए। धन के लोभी और कामुक चिकित्सक द्वारा नाड़ी परीक्षा संभव नहीं है। और बहुत अगर ठंडे हाथ हो तो थोड़ा सा घर्षण कर उसको गर्म करना है। चिकित्सक को अपने दाहिने हाथ से 3 अंगुलियां तर्जनी मध्यमा अनामिका द्वारा नाड़ी परीक्षा करनी है। नाड़ी परीक्षा कब करें इसको लेकर भी कुछ विधान बताए गए हैं। प्रातः काल, खाली समय। अगर आपको सच में दोषों का अनुभव करना है तो प्रातः काल आप रोगी को बिठाकर या लिटाकर भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा जो मतलब पोजीशन को ध्यान में रखकर करिएगा। और अंगुलियों को नाड़ी परीक्षा करते समय अंगुलियों को फिर से दबाकर फिर से उठाकर दबाकर उठाकर उस प्रकार से कम 3 बार दबाना उठाना, इस प्रकार से हमें नाड़ी परीक्षा करनी है। एक बार नाड़ी देख लिया तो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको कम से कम 2-3 बार इस प्रकार से उसको उछाल कर नाड़ी का परीक्षण करना चाहिए। तो ये एक जनरल रूल्स है और नाड़ी परीक्षा किस प्रकार से इसमें किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नाड़ी, ये 3 अंगुलियां है। इसमें पहली वात की नाड़ी है, दूसरी पित्त की नाड़ी है एंड तीसरी कफ की नाड़ी है। वात की नाड़ी कैसी लग रही है आपको बताइए। वात की नाड़ी में क्या है? वातिक फ्रीक्वेंसी बहुत नाड़ी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और ऊंचा नीचा मतलब जो उसका जो उसको बोलना चाहिए क्रेस्ट और ट्रफ, वो एम्पलीट्यूड भी ज्यादा है। और बताइए प्रेमलता जी, सर बताइए। मंदाकिनी, गोरख जी, गोरख सर बताइए। वात की नाड़ी में जो सर्प गति बताई गई है तो वैसा इधर दिखाया गया है कि वेग अधिक है और ऊंचाई कम है। पित्त की नाड़ी में वेग कम है लेकिन ऊंचाई स्पाइक ज्यादा है। और कफ की जो नाड़ी है तो वो जैसे पानी की लहरें चल रही है वैसे एकदम संत गति से है। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ? वाते वक्रगती नाड़ी चपला पित्त वाहिनी स्थिरा श्लेष्मवती प्रोक्ता सर्वलिंगाच सर्वगा नाड़ी धत्ते मरुत्कोपे जलो का सर्प योगतिम कुलिंग काक मंडुक गति पित्तस्य कोपताः हंस पारावत गति धत्ते श्लेष्म प्रकोपताः। तो ये वात की नाड़ी है। आपने सांप को देखा होगा सभी ने। तो सांप कैसे चलता है? सांप कैसे चलता है? तेज गति से चलता है। तेज गति से चलता है। और क्या महसूस किया सांप को लेकर? कभी आपने कभी ऐसे सांप जैसे दौड़ता है तेज गति से थोड़ा सा, मतलब एक प्रकार से। अभी वक्र का मुख्य अर्थ है विषम, विषम गति संख्या। वायु रुक्ष है, विषम गुण का है। तो वायु की गति भले ही ग्रंथों में लिखा गया है वक्र है, बट प्रैक्टिकल लेवल पर जाकर वात दोष या वात प्रकृति के लोगों में या जहाँ पे वात की अधिकता होती है उसमें ये जो वक्रता है या जो लय होता है ना नाड़ी का, रेगुलर इरेगुलर, और जो एक सेंसेशन होता है, फैलाव होता है, उस फैलाव में कभी बढ़ती मिलेगी कभी घटती मिलेगी। वक्रा से तात्पर्य यह है कि यह विशिष्ट एक स्वभाव की गति है, लहर है। और हमें यहाँ महसूस होता है कि यह वक्रता हम स्पर्श से महसूस करते हैं, यानी वो कभी दाएं और कभी बाएं और कभी उछल, थोड़ा सा उछल नहीं बोलेंगे, बट इट इज लाइक कि इट इज नॉट स्थिर।
ये ऐसे टेढ़ी चलने वाली नहीं है। जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना, बच्चे छोटे चलते समय कभी इधर उधर चलते हैं रास्ते से, आप देखिएगा कुछ लोग रास्ते पे चलते हैं तो मतलब बहुत स्पीड से चलते हैं, हमें ऐसे लगता है कि ये लाइक कहाँ जल्दी में है, गड़बड़ में है, बट ये उनका स्वभाव होता है। फिर हमें थोड़ा सा आयुर्वेद की तरफ से देखते हैं तो हमें पता है अरे ये तो बात प्रकृति वाला इतनी गड़बड़ में चल रहा है। तो यही गड़बड़ी, यही चंचलता हमें इस वात की नाड़ी में मिलती है। वात का जो स्पाइक होगा तो इसमें इस प्रकार के वक्रता, एक हमें बिल्कुल इस प्रकार से वक्रता मिल जाती है, वात की नाड़ी में वक्रता मिलती है। पित्त की नाड़ी में कैसे क्या मिलेगा, ये देखिए, दिस इज द करेक्ट पोजीशन। करेक्ट पोजीशन पता है आप सभी को, अंगुलियों को कैसे रखना है, करेक्ट पोजीशन, नाड़ी की करेक्ट पोजीशन बताइए सर, दिखाइए मुझे। आप थोड़ा सा, प्रेमलता जी आप भी खोलिए, कैमरा ऑन करिएगा। हाउ टू पुट करेक्टली, सर बताइए गोरख जी, करेक्ट पोजीशन क्या होगी, आप दिखाइए मुझे कैसे अ, रखना है। ऐसे अंगूठे रखिए। के मूल की तरफ अपनी तर्जनी होनी चाहिए। उसके बाद नहीं, मध्यमा, अभी ये फिर देखिए, आप कैसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, कैसे देखेंगे ये बताइए। हाँ, ऐसे ऐसे देखेंगे। मैडम प्रेमलता जी, ओके, आप बताइए हर्ष जी। बताती हूँ मैं, इसकी करेक्ट पोजीशन बताती हूँ। देखिए, सीख रहा हूँ मैं तो अभी। मतलब मैं 5 लेवल वाली पल्स डायग्नोसिस जो बताती हूँ उसमें ऐसा रखना है हमें अंगुलियों को, कि पहले हम जस्ट 1 सेकंड का फर्क रहेगा, अंगुष्ठ के मूल, अंगुष्ठ का मूल मिला हमें, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बोनी पोर्शन मिलता है, जस्ट देयर इज अ नॉच, ट्यूबरल नॉच होता है, इस नॉच के यहाँ आते ही एक थोड़ा सा डीप ये मिलेगा आपको, डीप पोर्शन मिलेगा, मिला, हाँ, यस। यहाँ इस डीप पोर्शन पर हमने पहली अंगुली रख दी, फिर दूसरी रखनी है, फिर तीसरी रखनी है, और इन तीनों अंगुलियों में हमारे तीनों अंगुलियों में कुछ मतलब ऐसे डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और ये तीनों अंगुलियां रखते समय एक ही पोजीशन में रखे, ऐसे लाइन क्लियर, लाइन जो है एक सरल आनी चाहिए, ये ऐसे नहीं, ऐसे एक फिर नीचे एक फिर ऊपर, ऐसे नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं रखना है, ये तीनों अंगुलियों की लाइन परफेक्ट और सरल आनी चाहिए। एक रखी हमने, जस्ट सिंपल, ये आपको बोन मिल गया ना, उस बोन के नीचे आइएगा, यहाँ डिप्रेशन है, वहां रख दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एंड देन काउंट द पल्स फॉर फुल 1 मिनट। नाड़ी, एक पूर्ण मिनट के लिए नाड़ी के स्पर्श का अनुभव हमें करना, ऐसे, ये ये होना चाहिए, ये तीनों अंगुलियां एक समान इसमें आनी चाहिए, एक करेक्ट लाइन पे, दिस इज द करेक्ट। अभी आप वाम साइड के देखिए, आप कभी भी गलती करके ऐसे ना पकड़े, वाम देख रहे और ऐसे पकड़ेंगे नहीं चलेगा, क्या करना है आपको, हाथ सीधा रखे और ये करके पकड़ना है, क्योंकि अगर आप ऐसे कर देते हो ना तो आपकी अंगुलियों की पोजीशन गलत हो जाएगी, समझ रहे हैं मेरा पॉइंट, जी हाँ, है ना। वाम हस्त की देखनी है तो ऐसे नहीं पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे तो अंगुलियों की पोजीशन करेक्ट नहीं रिवर्स हो गई, आएगी, तो जस्ट रिवर्स हो सिंपली गई। डू इट विथ ऐसे, इसमें राइट साइड में, राइट हैंड में सेम तरीका, कितना आसान है, ऐसे करने से, अभी ये क्यों करना है, ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कुछ कुछ लोग ऐसे देखते हैं, क्यों इतना अवघड़ मतलब कठिन क्यों बनाना है इसको, ऐसे करके सिंपल है ना, समझ रहे बात को, बहुत सिंपल सा टेक्निक, ऐसे, यहाँ पर भी बस ऐसे। अभी आपको क्या महसूस हो रहा है गोरख जी, कौन सा दोष मिल रहा है, कौन सी अंगुली के नीचे, फर्स्ट अंगुली, हर्ष वहां जी, पे बात की। फर्स्ट अंगुली से हमें वात का परीक्षण करना है,
सेकेंड अंगुली से पित्त का, और थर्ड फिंगर हमें कफ का ज्ञान देती है। अभी ये तीनों ही क्यों यूज करना है, इसका कोई आधार है? तीनों अंगुलियां तीन दोष के लिए क्यों? पहले वात क्यों लगता है, मैंने कल कुछ कारण बताए थे। पहले वात क्यों लगता है, फिर पित्त क्यों, फिर कफ क्यों? देखिए वात हमेशा से चंचल है, गतिमान है। तो ये देखिए अभी हमारे हृदय से सबसे नजदीक क्या आ गया, अगर हमने इन तीनों अंगुलियों को ऐसे रखा तो क्या आ गया बताइए, कौन सा दोष आ गया? हृदय से सबसे नजदीक कौन आ गया प्रेमलता जी? कफ। हाँ, कफ दोष आएगा। या बिल्कुल। देखिए कफ कैसा है, स्थिर है, गुरु है, स्थिर गुरु मंद शीत है, मतलब कफ चिकट है, उसमें गुरुता है, घनता है, तो वो भाग नहीं पाएगा जल्दी। सबसे तेज कौन भागेगा? वात दोष। वायु लघु है, रुक्ष है, चंचल है, तो इसीलिए वात गति करता है, और इसी गति के कारण वो हृदय से भी दूर है, और इसीलिए हमें पहली इस जगह पर वात मिलता है। शरीर से दूर होने के कारण पहली पोजीशन वात को मिल जाती है। पित्त मॉडरेट है, बहुत ज्यादा, उसमें भी द्रवता है, उसमें भी लघुता है। पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विस्त्रम सरम द्रवम, वो भी द्रव है, वो भी गतिमान है, बट वायु के इतना गतिमान नहीं है। सबसे ज्यादा भागने वाला, भगाने वाला वातदोष है। कफ तो आराम से चलने वाला, जिसको भगना है भगो, जिसको आगे जाना है आगे, दौड़ना है दौड़ो, मैं तो अपनी गति में जाऊंगा, मैं तो आराम से चलूंगा। और इसीलिए कफ का पोजीशन भी तीसरा आता है। वायु की पहली पोजीशन जिसको तर्जनी से देखते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट आएगा मध्यमा, और फिर थर्ड फिंगर से कफ की कल्पना की है। और इन्हीं अंगुलियों में भी पंच महाभूतों की कल्पना के आधार पर ये मैं सारा जो बता रही हूँ इट इज साइंस, ये मेरे मन का कोई भी नहीं इसमें, ये सारा हमने शास्त्रों से पढ़कर ही सारा इसको इकट्ठा किया है, और प्रैक्टिकल लेवल पर भी इसको जब हम पढ़ते हैं तो इसी प्रकार से हमें इसको समझना है। सो दिस इज द करेक्ट पोजीशन, तीनों अंगुलियों को एक बराबर रखना है, ये एक लाइन पे आने चाहिए प्रेमलता जी, आगे पीछे हाँ नहीं जी। कर। नहीं नहीं। हाँ हाँ जी। हाँ, और ये जैसे मैंने बताया ना, ऐसे ही पकड़ना है इसको, एक पहले रखे, फिर दूसरा रखे, फिर तीसरा रखे। आ गया लाइन में, देखिए। हाँ आ गया मैडम। इसके ये जो यहाँ पे आपको बोन मिलता है ना, उसके नीचे जाना है, उसके नीचे मिलेगा। कई बार बच्चे पूछते रहते हैं कि मैम नाड़ी नहीं मिल रही, नाड़ी नहीं मिल रही, तो कभी भी उसको एकदम यहाँ पे ऐसे चिकट कर मत रखिएगा अंगुष्ठ के, या बहुत लोग ऐसे रख देते हैं। आपको गूगल पर भी इमेज मिलेंगी, कई कुछ भी बता देते हैं, वहां पर भी गलत तरीके से होते हैं। गूगल पर जाइए, सर्च करेंगे ना आयुर्वेद के बारे में, कुछ आपको अच्छा नहीं मिलेगा नॉलेज, बहुत शॉर्ट, और मतलब बहुत ही अलग तरीके से आयुर्वेद को प्रेजेंट किया गया जाता है। गूगल पे भी आप कुछ भी सर्च करके देखिए, नाड़ी सर्च करके देखिएगा, आपको एक पैराग्राफ मिलेगा सिर्फ नाड़ी पर, ये प्राचीन विद्या है और ये है वगैरह वगैरह, इतना डिटेलिंग कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। और आयुर्वेद, हमारी नाड़ी की किताबें भी बहुत छोटी छोटी है, इसको हम इतना इलेबोरेट कर रहे हैं कि हम अच्छे से इसको समझ सके। तो ये है नाड़ी की करेक्ट पोजीशन। आर यू गेटिंग? आपको लग रहा है कि आप वहां कहीं पे बैठे प्रेमलता जी, और मैं इधर महाराष्ट्र में इधर बैठी हूँ? क्या आपको मैं मेरे आपके सामने बैठी हूँ ऐसे लग रहा है? बताइए। हाँ नहीं, हमारे सामने ही बैठे वैसे लग रहा है। यस, बिल्कुल। आप महाराष्ट्र के हैं मैडम? हाँ, यस। अच्छा अच्छा, ओके। तो ये देखिए, दिस इज द करेक्ट पोजीशन, यहाँ पे एक गैप होना ही चाहिए। ये कल अभी हम इसको एक बार फिर से रिपीट पढ़ाती हूँ कि हमें नाड़ी का करेक्ट नॉलेज इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। एक क्लास हम लोग इसका भी लेंगे, मंत्र थेरेपी का, एंड कैसे ध्यान का, मुद्रा का। अभी प्रेशर कितना दे, कितना प्रेशर देना है? ये क्या क्या था ये? हम आटा गूंथते हैं ना, आटा गूंथते हैं, इसका डो बनाते हैं रोटी के लिए। गेहूं का आटा हमने ये कर लिया पानी डालकर उसको, तो उसको हम लोग दबा कर देखते हैं ना कि जो घर वाली, मतलब हम जब बनाते हैं रोटी तो वो देखते हैं
कि मतलब कड़क बन गया है क्या, फिर उसमें थोड़ा ऑयल चिपका दे क्या। और वो बार बार उसको टच करती है, ऐसे देखती है। कैसे देखती है प्रेमलता जी, आप आटा बनाती है तो कैसे टच करती है? हाँ, 3 ऐसे अंगुलियों अंगुली से से। करती है, कभी 1 अंगुली से करती है, हाँ कभी 2 अंगुली से दबाकर देखती है, पर आमतौर पर 3 अंगुलियां हम लोग उसको दबाकर बता देते हैं, है ना। 3 अंगुलियों से उसको, उस डो को हाँ। हम देखते हैं ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके कि वो सॉफ्ट बन गया है क्या। सेम टेक्निक हमें यहाँ पर भी नाड़ी परीक्षा के लिए अपनानी है। बहुत बार ये पूछा जाता है कि कितना प्रेशर दे, वो डीप प्रेशर दे, ऐसे दबा दे, जोर से दबा दे, या जस्ट टच करना, कितना करना है। ये आपको अलग अलग लेवल पर अलग अलग प्रकार का प्रेशर डालना है। कभी हम हल्का प्रेशर डालेंगे, कभी हम थोड़ा जोर से प्रेशर डालेंगे। हर प्रकार से हमें देखना है। कभी उठाएंगे फिर प्रेशर डालेंगे, फिर उठाएंगे फिर प्रेशर देंगे। तो यही तरीका होता है, 3 3 बार उसको प्रेशराइज करना, हल्का सा दबाव डालना है। पहले लेवल पर देखना होता है तो हल्का दबाव डालेंगे, हमें तीसरे लेवल पर जाना है तो थोड़ा दबाव हमारा बढ़ेगा। तो जैसे जहां पे जरूरत होगी उस दबाव के साथ हमें चलना है। उसमें फर्स्ट मतलब कम प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर और तीव्र प्रेशर, ऐसे 3 लेवल हम लोग कर सकते हैं। तो अभी मैंने उसका एक एग्जाम्पल बनाया, आटा, जैसे आटे पर हम अंगुलियों से परीक्षण करते, उसी प्रकार से नाड़ी ये बहुत ही सॉफ्ट है, इट इज फ्लेक्सिबल, लवचिकता है उसमें। तो उसको ऐसे जोर से दबाने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको उसको आराम से ही देखना है, मॉडरेट प्रेशर से ही देखना है। जहां पे जो लेवल पे जो प्रेशर देना चाहिए वहां तक ही उसका प्रेशर जाना चाहिए। बहुत सो कम इस होगा तो प्रकार, कुछ नजर नहीं आएगा, ज्यादा होगा तो पता नहीं चलेगा। हाँ वही तो, विपरीत। बिल्कुल सर, कम डालेंगे तो पता नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा डालेंगे तो भी नहीं पता चलेगा, पल्स कोलैप्स हो जाएगी। वो एक पल्स एग्जामिनेशन में कुछ पॉइंट्स आते हैं, पल्स का फोर्स एंड टेंशन बताना, पता चलना होता है, तो वहां पे उसको दबाया जाता है जोर से। तो इट्स डिफरेंटली, टोटली डिफरेंट टेक्निक। जो मॉडर्न की पल्स देखते हैं ना, उसमें हम लोग रेट, रिदम, फोर्स, टेंशन, वॉल्यूम, इन सभी बातों को देखते हैं। तो इस प्रकार से आई थिंक आज हमने इन सारी बातों के ऊपर डिस्कशन किया। स्त्रियों की नाड़ी, नाड़ी की करेक्ट पोजीशन, 3 अंगुलियों में, फिर वात पित्त कफ की नाड़ी, और मैं आगे वात पित्त कफ के नाड़ी के बारे में, उसके गुणों के बारे में मैं सविस्तर रूप से बताऊंगी। और फिर इस प्रकार से हम मंडे को पहला लेवल, जो हमारे 5 लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस का पहला लेवल हम लोग पढ़ेंगे। सो आई होप कि अ, हम आज, जैसे समय हो चुका है तो आज यहाँ पे रुकते हैं, ठीक है। ठीक है मैडम। थैंक यू।